Hello everyone, so in this lecture we are talking about the crystal field splitting in tetrahedral complex entities। यानी कि अब आपकी जो क्रिस्टल फील्ड है यानी कि आपके लाइगेंड्स की जो फील्ड है वो अब चेंज हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई है। यानी कि इसके बोलने का क्या मतलब है कि आपके जो मेटल है, मेटल के चारों ओर जो आपके लाइगेंड्स है वो आपके टेट्राहेड्रली लग रहे हैं। इससे पहले हमने ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करी थी। अब इसमें क्या करना है, आपको टेट्राहेड्रल का जो होता है उसका स्प्लिटिंग कैसे लिखते हैं, डेल्टा टी लिखते हैं। दिस इज द स्प्लिटिंग एनर्जी या फिर स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल। अब ये है आपके पास, ये ज़्यादा डिटेल में नहीं है कि ये स्प्लिटिंग कैसे होती है, इसमें पूरा डिटेल में आपको नहीं जाना, ये हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है। सिर्फ आप इतना याद रखो कि अगर आप टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग कर रहे हो, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। दैट मीन्स आपका क्या है कि जो आपका टेट्राहेड्रल में डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है वो बिल्कुल डिट्टो आपकी कैसे ऑक्टाहेड्रल की तरह होगी, जैसे हमने पीछे करा। सिर्फ उसमें स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी, पीछे क्या होता था ऑक्टाहेड्रल के केस में, क्या होता था यहाँ पे T2G होता था, यहाँ पर T2G होता था और यहाँ पर आपका EG होता था। बट इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होने का मतलब है कि पहले आपके क्या आ जाएंगे, यहाँ पर नीचे आपके 2 आएंगे, दैट मीन्स नीचे आपका E आएगा और ऊपर आपके क्या आ जाएगा, T2 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा, दिस विल बी द टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। ठीक है, स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कि स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग आपकी ये होगी, यानी कि इन दो जो डी ऑर्बिटल है उनके बीच का गैप आपका। अब यहाँ पे ये जो गैप था ये ऑक्टाहेड्रल का था। अब यहाँ टेट्राहेड्रल में देखो ध्यान से कि जो ई है उसके साथ हमने जी नहीं लिखा हुआ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जब टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी वो क्या होती है, बिल्कुल रिवर्स हो जाती है ऑक्टाहेड्रल की। दैट मीन्स आपको एक स्प्लिटिंग लर्न करनी होती है, दूसरी आपको वैसे भी आ जाती है। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की एक बार याद कर लो, T2G एंड EG में स्प्लिट करता है और यहाँ पे रिवर्स किस में स्प्लिट करेगा, यहाँ पर वो E और T2 में स्प्लिट करेगा। और जो ये स्प्लिटिंग एनर्जी है वो आपकी क्या हो जाएगी, डेल्टा T हो जाएगी, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द टेट्राहेड्रल। अब यहाँ एक चीज़ आ गई कि यहाँ पर G नहीं होता। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑक्टाहेड्रल के केस में अगर आपका ऑक्टाहेड्रल था तो यहाँ पे G था। G कब होता है, जब किसी कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है। यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री बीचों बीच एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे अगर इक्वल डिस्टेंस पे जाया जाए तो इक्वल ही आपको स्पीशी प्रेजेंट होगी। जैसे ये आपका ऑक्टाहेड्रल है सपोज, वैसे मैं बता देती हूँ यहाँ पर। इसमें क्या होता है, इसमें G यानी कि सेंटर ऑफ सिमेट्री लाई करता है। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या हो, कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री का एक पॉइंट, जहां से अगर आप इधर को जिस भी डायरेक्शन में जाओगे उस डायरेक्शन में इक्वल आपको क्या मिलेगी, इक्वल ही एनवायरनमेंट मिलेगा। तो यानी कि अगर इतना नहीं लर्न होता तो याद करो कि आपका जो G है वो ओनली इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर लगता है। सिर्फ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस और आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आप G लगाते हो। G क्यों लगाते हो ये पता होना चाहिए, क्योंकि उन कॉम्प्लेक्सेस जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है उनमें ही आप G लगाते हो। वेयर एज जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, कौन सा सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसा कोई सेंटर नहीं है जिससे इधर उधर जाने पे बिल्कुल ही सेम आए, सभी डायरेक्शन में जाने से सेम रिजल्ट नहीं मिलता, ऐसा सेंटर नहीं होता टेट्राहेड्रल में। तो यहाँ पे वो सेंटर नहीं होता तो G भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो इसी वजह से देख सकते हो आप कि जो टेट्राहेड्रल है उसमें आपने G ओमिट कर दिया, सिर्फ यहाँ पे E बच गया, यहाँ पे आपका T2 बच गया और इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा T, यानी कि टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाएगा। बाकी डिट्टो इन चीज़ों में बिल्कुल सेम है, बाकी डिट्टो। यहाँ पर देखो नाउ टेट्राहेड्रल में क्या करा है, वैसे ही जैसे ऑक्टाहेड्रल का था वैसे ही आपको बनाना। दिस रिप्रेजेंट द एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना। सबसे पहले आप क्या बनाते हो, जो 5 डी ऑर्बिटल्स है आपके वो क्या है, वो किस फॉर्म में है, अभी नो लाइगेंड इज देयर। आप लिख सकते हो जैसे पीछे भी हमने लिखा था नो लाइगेंड, यहाँ पे अभी तक आपका लाइगेंड नहीं है। जो भी मेटल या मेटल आयन है फ्री है, अपने में ही है, फ्री है, विदाउट एनी लाइगेंड। तो उसके डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी इतनी थी। जब एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन, जब डी ऑर्बिटल्स आपके सिमेट्रिकल स्फेरिकल फील्ड में आए, यानी कि वैसे ही जैसे पीछे भी आपने करा था ऑक्टाहेड्रल में करा था कि अगर ये जो आपका मेटल है
उसके चारों ओर जो लाइगेंड्स है अगर वो स्फेरिकल सिमेट्रिकल मैनर में लग रहे हैं मेटल के चारों ओर, तो आपकी क्या हो जाती है, ये जो डी ऑर्बिटल्स है इसकी एनर्जी सबकी ऊपर तो हो जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा तो हो रही है, बट क्या हो जाती है कि इनकी एनर्जी अभी भी डीजनरेट रहेगी। जैसे कि हमने ऑक्टाहेड्रल में किया, बिल्कुल स्टेप यहाँ तक सेम है कि इनकी एनर्जी डीजनरेट होगी, बट क्या होगा, ओवरऑल जो इनकी एवरेज एनर्जी है, सभी की जो एनर्जीज है वो पहले से थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। अब क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन द टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड। अब क्या किया आपने कि आपके मेटल के चारों ओर कैसी फील्ड लगा दी आपने, मेटल के चारों ओर लगा दी आपने टेट्राहेड्रल फील्ड, इस तरह से कि जो ये मेटल, जो ये लाइगेंड्स है वो मेटल को के चारों ओर कैसे लगे हैं, आपके टेट्राहेड्रली लगे हैं। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रली अगर लगेगी तो स्प्लिटिंग हो जाएगी डी ऑर्बिटल्स की, वो भी 2 सेट में स्प्लिटिंग हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस आप ये याद रखो, ऑक्टाहेड्रल में यहाँ क्या होता था, T2G नीचे होता था, EG ऊपर होता था। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट है, E नीचे होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम G यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, सो ओनली E नीचे आएगा और T2 वाले जो ऑर्बिटल्स है वो ऊपर आएंगे। दैट मीन्स E मतलब क्या होता था, EG में क्या होते थे, dx² - y² dz² नीचे आ जाएगी और बाकी ये चीज़ें ऊपर आ जाएगी। अब ये ऐसा क्यों आया, ये आपके डिटेल में नहीं है, सिर्फ आपको ये रिजल्ट्स इसके याद करने हैं। इसके पीछे ऑफ कोर्स रीज़न होता है कि ऐसा क्यों है, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, यहाँ पे सिर्फ आपको रिजल्ट लर्न करने को बोल रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी एनर्जी है कितने से ये लोअर हुआ वो भी वैसे ही होगा। यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स है तो 2 का ऑपोजिट 3 कर लो, 3/5 डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल्स है उसका ऑपोजिट 2/5 डेल्टा टी हो जाएगा। इतने से ये हायर हो गया, इतनी एनर्जी से ये ऊपर चले गए और इतनी एनर्जी से ये नीचे को आ गए। और इन दोनों लेवल्स की E और T2 के बीच की जो स्प्लिटिंग होती है, उनका गैप होता है, उन्हें कहा जाता है क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यही चीज़ आपको बनानी होती है जब टेट्राहेड्रल आता है, बस ऑपोजिट, यहाँ पर बस ऑपोजिट बना दो जो आपका ऑक्टाहेड्रल में रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया, अगेन जैसे था, ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ योर बैरी सेंटर, जो बीचों बीच से लाइन दिख रही है, दिस इज़ योर बैरी सेंटर। बैरी सेंटर क्या रिप्रेजेंट करता है, एवरेज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल की एवरेज एनर्जी पहले इतनी थी सभी की। अब देखो इसकी खास बात क्या है और क्या चीज़ें याद करनी है आपको। इन टेट्राहेड्रल G सबस्क्रिप्ट इज नॉट यूज्ड, वो आपको बता दें, बिकॉज इट डज नॉट हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री, सो ओनली E एंड T2 आर यूज्ड। तो G इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है, इट डज नॉट हैव द सेंटर ऑफ सिमेट्री। नाउ G सबस्क्रिप्ट इज यूज्ड इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर। कहाँ कहाँ आपका G यूज होगा, ऑक्टाहेड्रल में एंड स्क्वायर प्लेनर में होगा। एज दिस कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इन कॉम्प्लेक्सेस के पास आपके सेंटर ऑफ सिमेट्री होते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी आपकी आ रही है, जो आपको याद करनी है, इज दैट हमेशा याद रखो कि जो आपका डेल्टा टी है ये हुई स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द केस ऑफ टेट्राहेड्रल और ये क्या हुई स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हमेशा आपको याद करना है, अगर इन दोनों में कंपैरिजन करो तो आपकी जो डेल्टा टी होती है स्प्लिटिंग एनर्जी इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल इज ऑलवेज लेस देन द दैट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल, यानी कि टेट्राहेड्रल में हमेशा जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो हमेशा कम रहती है। ये हमेशा आपको लर्न करना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कितनी कम रहती है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी है कि टेट्राहेड्रल जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो इज इक्वल टू 4/9, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4/9 डेल्टा टी। यानी कि देखो डेल्टा टी छोटा हुआ ना क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ रहा है आपके पास। यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास कि आपको ये और ये लर्न करना है। पहली बात, जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल होती है वो हमेशा क्या होती है, कम होती है। और वो कितनी होती है, दोनों के बीच का जो एनर्जीज का रिलेशनशिप है वो आपको याद करना है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये कम क्यों होती है, वैसे ही मैं अगर बताने लगूँ, क्योंकि देखो टेट्राहेड्रल में 4 लाइगेंड्स है और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में 6 लाइगेंड्स है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा है, 6 लाइगेंड ज़्यादा रिपल्शन करवाते हैं तो ज़्यादा एनर्जी हो जाती है। यहाँ पे 4 ही लाइगेंड है, कम लाइगेंड है, तो स्प्लिटिंग उनमें कम होती है हमेशा। तो यही चीज़ आपको लर्न करनी है, दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
दिस एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको ये कम हो जाएगी एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी, और कितना होगा, अगर देखो क्या बोला गया है, फॉर सेम मेटल सेम लाइगेंड एंड सेम मेटल लाइगेंड डिस्टेंस, यानी कि आपने एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लिया, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ले लिया, उसमें क्या किया, दोनों में टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल में सेम मेटल ले लिए, सेम ही लाइगेंड ले लिए, और मेटल और लाइगेंड के भी डिस्टेंस अगर आपने सेम लिए हुए हैं तभी ये आपका रिलेशन प्रूवन होता है, क्योंकि सेम सेम करोगे ना, इनिशियल कंडीशंस तो पहले सेम रखोगे तभी देखोगे उनकी स्प्लिटिंग कि क्या हो रही है। तो ऑलवेज ये रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, ये रिलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमेशा जब भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हो गए, हमेशा आपका क्या रहेगा, जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी वो हमने पहले क्या करी थी, पहले के रिजल्ट लिखती हूँ, वो लेस देन होती है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से, और ये इतनी कम होती है कि ये कितनी कम हो जाती है कि ये पेयरिंग एनर्जी से भी कम हो जाती है। तो थर्ड रिलेशन आपका ये है कि इसमें जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग है वो आपकी पेयरिंग एनर्जी से भी कम है, और अगर पेयरिंग एनर्जी से कम होता है तो आपको पता है क्या क्या बनता है, यहाँ पे ओनली क्या बनेंगे, ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स इन टेट्राहेड्रल, इन टेट्राहेड्रल। आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखना कि यहाँ पर ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखे जाते हैं टेट्राहेड्रल कंपाउंड में, कभी भी लो स्पिन तो कभी होते ही नहीं है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कभी नहीं होते हैं किसमें, अगर टेट्राहेड्रल आ रही है। दैट मीन्स अगर टेट्राहेड्रल आपके पास आ रही है, ओनली आपके कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनेंगे, लो स्पिन बने, सॉरी हाई स्पिन बनेंगे। ऐसा क्यों होता है, अगर आप देखो टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग अगर देखो, यहाँ पे ई आता है और यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आपका T2 आता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखो क्या होता है, हमें बोला जा रहा है कि जो डेल्टा नॉट है, यानी कि इस और इसका जो डिफरेंस है वो डेल्टा नॉट है। डेल्टा नॉट हमेशा क्या होगा, स्मॉल होगा, यानी कि इसका जो बोला है डेल्टा नॉट ऑलवेज स्मॉल है। तो दैट मीन्स इन दोनों जो ऑर्बिटल्स है उनका गैप हमेशा कम रहेगा। देखो कितना कम गैप है, ऑलवेज कम गैप रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भर रहे हो आप तो क्या होगा, देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी देख लो, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आता है कभी भरने को, तो यहाँ पे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेगा, सेकंड यहाँ भरेगा आपका। ओके, थर्ड में क्या होगा, पेयरिंग होगी या फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि स्मॉल डिस्टेंस है, गैप दोनों के बीच का कम है, तो ये उछल के आराम से ऊपर जाना प्रेफर करता है, क्योंकि ऑलवेज इसके लिए ऐसा होता है। अब याद करो जब हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स करे थे तो उसमें दो केसेस बनते थे, जब हम D4 पे आते थे, एक ये बनता था, एक दूसरा बनता था। ओके, तो एक में पेयरिंग होती थी, एक में पेयरिंग नहीं होती थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ओनली एंड ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एंड ओनली यही कंडीशन रहती है हर जगह कि डेल्टा नॉट हमेशा ऑलवेज, दिस कंडीशन इज फॉर ऑल, यानी कि ऑलवेज डेल्टा टी जो है वो कम रहेगा। अगर ये गैप कम रहेगा तो तीसरा जो इलेक्ट्रॉन भरना चाह रहा है वो यहाँ पेयर नहीं करेगा, ये ऊपर जाना पसंद करेगा। देखो ध्यान से देखो, वही बात, पेयरिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पेयर नहीं करेगा, जो कम एनर्जी है उसकी तरफ जाएगा। कम एनर्जी है तो ये ऊपर थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया, फिर फोर्थ यहाँ भरेगा, फिफ्थ यहाँ पे, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से फिलिंग भी आपने सीख ली। तो इम्पॉर्टेंट तो क्या है इसमें, सिर्फ ये वाली बात कि ऑलवेज ये कंडीशन, एक तो ये कंडीशन याद रखो, ऑलवेज आपका यहाँ पर डेल्टा टी जो होता है वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी होता है, और यहाँ पे अगर ये लेस देन है तो ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ही बनते हैं टेट्राहेड्रल। अगर कोई टेट्राहेड्रल है कॉम्प्लेक्स तो वो हमेशा हाई स्पिन ही दिखाएगा, और उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि डेल्टा टी हमेशा लेस देन पी रहता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा टेट्राहेड्रल, स्प्लिटिंग इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट हम करेंगे, जो टॉपिक रह गया है वो है आपका कलर इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू सो मच।